नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बीएड लेसन प्लान में। दोस्तों, लेसन प्लान की सीरीज में आज हम सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत एक नई पाठ्य योजना लेकर आए हैं जो कि भूगोल विषय से संबंधित है और जिसका प्रकरण है भूमध्य रेखीय प्रदेश। दोस्तों, इस पाठ्य योजना को आप कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक किसी भी कक्षा में पढ़ा सकते हैं। तो चलिए फॉर्मेट के अनुसार हम आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे नए दर्शक हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में वीडियो को लाइक भी जरूर करें और ये भी बताएं कमेंट में कि आप कहां से हमारा वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए आज के वीडियो की हम शुरुआत कर लेते हैं। सबसे ऊपर हम फॉर्मेट के अनुसार लिखेंगे पाठ्य योजना संख्या। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, बहुत सारे प्लान अपने पहले भी बनाए ही होंगे। उसके बाद दोस्तों हम विद्यालय की हेडिंग देते हैं। यहाँ पर उस विद्यालय का नाम लिखते हैं जहाँ पर आप शिक्षण प्रशिक्षण के लिए जाएंगे। यहाँ पर अपने महाविद्यालय का नाम नहीं लिखेंगे। यदि आप फाइल बना रहे हैं, अभी आपको मालूम नहीं है कि आपको किस विद्यालय में जाना है, तो इसको आप खाली छोड़ दीजिए। अपने महाविद्यालय का नाम मत लिखिए, जब पता चलेगा तब लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर इस प्रकार के ब्लॉक्स बनाएंगे जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय, उप विषय, चक्र और अवधि लिखेंगे। तो कक्षा में आप अपनी कक्षा लिखेंगे, 6, 7, 8 जो भी जिसमें बनाना चाहें आप। विषय में सामाजिक विज्ञान या सामाजिक विषय, उप विषय में भूगोल, चक्र, अवधि ये आप अपने अनुसार, दिनांक अपने अनुसार आप लिख ही लेंगे। इसके बाद प्रकरण में लिखेंगे भूमध्य रेखीय प्रदेश। तो दोस्तों इसके बाद हम सामान्य उद्देश्य की सबसे पहली हेडिंग देंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे? छात्रों का मानसिक एवं बौद्धिक विकास करना, छात्रों को भौगोलिक तथ्यों से परिचित कराना, छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास करना, छात्रों में सत्य एवं असत्य का निर्णय करने की योग्यता का विकास करना, छात्रों में चिंतन करने, तर्क करने और निर्णय लेने की शक्तियों का विकास करना। आगे देखिए, छात्रों को प्राकृतिक वातावरण एवं मानव जीवन से संबंध स्थापित करने में सहायता करना। 7वां है छात्रों में भूगोल के प्रति रुचि उत्पन्न करना। 8वां है छात्रों को भावी विश्व नागरिकता का प्रशिक्षण देना। और अंतिम है छात्रों में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन करना। तो यहाँ पर 9 सामान्य उद्देश्य लिखे गए हैं। इनमें से आप मुख्यतः 5 या 6 लिख लें, इतने ही पर्याप्त होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग हम देंगे विशिष्ट उद्देश्य की। तो इसमें पहला है ज्ञानात्मक। इसमें लिखेंगे कि छात्र भूमध्य रेखीय प्रदेश के बारे में ज्ञान प्राप्त कर प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। बोधात्मक में लिखेंगे कि छात्र भूमध्य रेखीय प्रदेश की जलवायु को समझकर अपने शब्दों में व्याख्या कर सकेंगे। कौशलात्मक में लिखेंगे कि छात्र भूमध्य रेखीय प्रदेश के विषय में ज्ञान प्राप्त कर अपने कौशल को विकसित कर सकेंगे। और रुचात्मक में लिखेंगे कि छात्र भूमध्य रेखीय प्रदेश के विषय में जानकारी प्राप्त करके अपनी रुचि विकसित कर सकेंगे। तो यहाँ पर विशिष्ट उद्देश्य पूरे हो गए। इसके बाद हम शिक्षण विधि की हेडिंग देंगे। तो सामाजिक जो मानविकी विषय हैं, जो सोशल साइंस के सब्जेक्ट हैं, उनमें ज़्यादातर हम कथन विधि, प्रदर्शन विधि और व्याख्यान विधि का ही प्रयोग करते हैं। तो यहाँ भी लिखेंगे प्रश्नोत्तर प्रविधि, कथन एवं प्रदर्शन विधि यानी कि डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। सहायक सामग्री में तो सहायक सामग्री जो भी आप लेके जाएं वो भी लिख सकते हैं। और साथ में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, चार्ट पर अंकित विश्व के मानचित्र में भूमध्य रेखीय प्रदेश। तो एक विश्व मानचित्र जहाँ पर भूमध्य रेखीय प्रदेश बने हुए हैं। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे कि छात्र भूमध्य रेखीय प्रदेश के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो इसके बाद हम प्रस्तावना की हेडिंग देते हैं। ध्यान रखेंगे यहाँ पर सिर्फ प्रस्तावना लिखेंगे, कौशल नहीं लिखेंगे। सिर्फ प्रस्तावना या प्रस्तावना प्रश्न, कौशल नहीं लिखेंगे। चलिए आगे देखिए, 2 कॉलम बनाएंगे, छात्राध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं। यदि आप छात्राध्यापिका हैं तो आप यहाँ पर अपने अनुसार छात्राध्यापिका क्रियाएं और यहाँ पर छात्र क्रियाएं और स्लैश में छात्रा क्रियाएं भी लिख सकते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, शून्य अंश अक्षांश को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ लिखेंगे कि भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। दूसरा देखिए कि भूमध्य रेखा से निकट के प्रदेशों को क्या कहते हैं? तो यहाँ लिखेंगे कि भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। और तीसरा प्रश्न करेंगे कि भूमध्य रेखीय प्रदेश के विषय में आप क्या जानते हैं? तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। और तीसरा प्रश्न जो प्रस्तावना का अंतिम प्रश्न होता है, उसको समस्यात्मक होना ही होता है, क्योंकि उसी के अनुसार हम अपना उद्देश्य कथन लिखते हैं। तो तीसरा प्रश्न जो कि है कि भूमध्य रेखीय प्रदेश के विषय में आप क्या जानते हैं, तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। और इसी के अनुसार उद्देश्य कथन लिखेंगे कि छात्रों, आज हम सभी भूमध्य रेखीय प्रदेश का अध्ययन करेंगे। प्रस्तावना कौशल या प्रस्तावना जो हेडिंग होती है, इसके बारे में 1-2 बातें जान लीजिए। जैसे कि इसमें जो प्रश्नों की संख्या है, यदि आप स्वयं भी पाठ्य योजना बनाएं तो इनमें जो प्रश्नों की संख्या है वो कम से कम 3 अवश्य रखें और अधिक से अधिक 5। इससे न कम होनी चाहिए ना अधिक होनी चाहिए। और जो प्रश्नों की तार्किकता का क्रम है वो भी बना रहना चाहिए। ये नहीं कि एक प्रश्न किसी अलग बिंदु से है और दूसरा
जो प्रश्न है बिल्कुल अलग बिंदु से, ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ न कुछ संबंध जरूर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम प्रस्तुतिकरण की हेडिंग देंगे। अब जैसे भी पाठ्य योजना बनाते हैं, बहुत सारी पाठ्य योजनाएं हम एक ही अनुवृत्ति में बनाते हैं तो उसमें कोई भी हेडिंग नहीं देते हैं, लेकिन जो भी पाठ्य योजनाएं हम 2 अनुवृत्तियों में बनाते हैं तो वहाँ पर हम पहले ही हेडिंग दे देते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि अध्ययन अध्यापन की सुविधा अनुसार या सुविधा के लिए पाठ का अध्ययन 2 अनुवृत्तियों में किया जाएगा। तो यहाँ से हम प्रथम अनुवृत्ति प्रारंभ करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 3 कॉलम बने हुए हैं, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि आप यहाँ पर आप छात्र अध्यापक क्रियाएं और छात्रा क्रियाएं भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहला देखिए शिक्षण बिंदु में है विषुवत रेखीय प्रदेश का विस्तार। तो यहाँ पर पहला प्रश्न पूछेंगे कि भूमध्य रेखीय प्रदेश का विस्तार बताइए। तो यहाँ पर विद्यार्थी अपने पूर्व ज्ञान के अनुसार संभावित उत्तर देंगे। तो यहाँ पर छात्र अध्यापक कथन या छात्राध्यापिका कथन, और ये छात्र अध्यापक और छात्राध्यापिका के कन्फ्यूजन से बचने के लिए आप हमेशा यहाँ पर स्पष्टीकरण लिखिए, सबसे उचित रहता है। तो देखिए यहाँ पर भूमध्य रेखा के 10 अंश उत्तर तथा 10 अंश दक्षिण अक्षांशों के बीच के भाग को विषुवत रेखीय या भूमध्य रेखीय प्रदेश कहा जाता है। और जब भी किसी भी प्रश्न का स्पष्टीकरण देंगे तो यहाँ पर हमेशा लिखेंगे कि सभी छात्र या विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं। आगे देखिए स्पष्टीकरण में और भी बातें लिखी गई हैं, जैसे कि भूमध्य रेखा से निकट होने के कारण विषुवतीय या भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। इस प्रदेश का विस्तार दक्षिण अमेरिका के अमेज़न घाटी तथा उत्तरी पश्चिमी तट, अफ्रीका की कांगो घाटी, गिनी तट, पूर्वी तट तथा एशिया के पूर्वी द्वीप समूह हैं। भूमध्य रेखीय प्रदेश में पूरे साल तापमान अधिक और एक समान रहते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि भूमध्य रेखीय, ये छात्र अध्यापक क्रियाओं में लिखेंगे कि भूमध्य रेखीय प्रदेश में वर्षा कब होती है। तो जब ये प्रश्न पूछेंगे तो यहाँ पर छात्र संभावित उत्तर देंगे। तो यहाँ शिक्षण बिंदु में भी लिखेंगे कि भूमध्य रेखीय प्रदेश की जलवायु। तो यहाँ पर देखिए छात्र अध्यापक कथन लिखा हुआ है, स्पष्टीकरण की भी हेडिंग दे सकते हैं इसके स्थान पर आप। तो आगे देखिए इसमें लिखा हुआ है कि इस क्षेत्र में वर्षा भी खूब होती है और यहाँ सुबह मौसम साफ रहता है, वह अच्छी धूप होती है, दोपहर बाद प्रतिदिन तेज वर्षा होती है। इस प्रकार की जलवायु मानव के लिए स्वास्थ्यकर एवं अस्वास्थ्यकर एवं कष्टदायक होती है। और यहाँ लिखेंगे कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब देखिए यहाँ पर तीसरा शिक्षण बिंदु है भूमध्य रेखीय प्रदेश की वनस्पतियाँ। अब यहाँ पर वनस्पतियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न पूछेंगे, प्रश्न के अनुसार ही आगे स्पष्टीकरण देंगे। तो पहला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न है यहाँ पे कि सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। तो यहाँ पर भी जैसे प्रश्न पूछेंगे तो विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे संभावित उत्तर। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि भूमध्य रेखीय प्रदेश में अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये वन इतने ऊंचे होते हैं और घने होते हैं कि सूर्य की किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुँच सकती। इन वनों में रबर, सिनकोना, रोजवुड, महोगनी, आबनूस आदि प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। और यहाँ लिखेंगे कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी प्रस्तुतिकरण की हेडिंग थी वो कंप्लीट होती है। अब हम यहाँ पर बोध प्रश्न की हेडिंग देंगे। इसमें भी 2 कॉलम बनाएंगे, छात्र अध्यापक क्रिया या छात्र अध्यापिका क्रिया और यहाँ पर विद्यार्थी क्रियाएं। तो पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पर लिखेंगे कि भूमध्य रेखीय प्रदेश की जलवायु मानव के लिए कैसी है। तो उत्तर में लिखेंगे कि भूमध्य रेखीय प्रदेश की जलवायु मानव के लिए कष्टदायक है। दूसरा देखिए प्रश्न कि भूमध्य रेखीय प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार बताइए। तो भूमध्य रेखीय प्रदेश जो है 10 अंश उत्तर भूमध्य रेखा से तथा 10 अंश दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित होता है। तो बोध प्रश्न की हेडिंग के बाद में हम निरीक्षण कार्य की हेडिंग देंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि छात्राध्यापक छात्रों को शामपट सारांश कक्षा में लिखने का निर्देश देकर कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेगा। तो ध्यान रखेंगे जो बोध प्रश्न होते हैं इन्हें कोई शामपट सारांश भी कहते हैं। अब जैसा कि आपको याद होगा कि पाठ्य योजना के प्रारंभ में ही ऊपर हेडिंग दी गई थी कि पाठ्य योजना का विस्तार 2 अनुवृत्तियों में किया जाएगा। तो अब यहाँ से हम द्वितीय अनुवृत्ति की हेडिंग देंगे और यहाँ से आगे की जो पाठ्य योजना है उसको पूरा करेंगे। तो फिर से हम यहाँ पर 3 कॉलम बनाएंगे, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। शिक्षण बिंदु,
छात्र अध्यापक क्रिया है या छात्र अध्यापिका क्रिया, और यहाँ पर विद्यार्थी क्रियाएं। तो यहाँ पर देखिए भूमध्य रेखीय प्रदेश में जीव जंतु, तो यहाँ पर पहला प्रश्न करेंगे कि सीसी नामक जहरीली मक्खी के काटने से मनुष्य को कौन सा रोग होता है। तो प्रश्न करेंगे तो यहाँ विद्यार्थी अपने पूर्व ज्ञान के अनुसार उत्तर देंगे। फिर यहाँ पर स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि भूमध्य रेखीय प्रदेश में बहुत अधिक घने वन पाए जाने के कारण अनेक प्रकार के जीव जंतु मिलते हैं, जैसे चिंपैंजी, अगजे, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर सांप, छिपकली छोड़ देंगे उसको, बंदर, एनाकोंडा, घड़ियाल आदि। इन वनों में सीसी नाम की जहरीली मक्खी भी पाई जाती है, जिसके काटने से मनुष्य को नींद की बीमारी हो जाती है। और यहाँ पर लिखेंगे कि सभी छात्र या छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब अगले शिक्षण बिंदु में लिखेंगे भूमध्य रेखीय प्रदेश में मानव जीवन। तो दूसरा देखिए कि भूमध्य रेखीय प्रदेश के लोग घर बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जैसे प्रश्न पूछेंगे तो संभावित उत्तर लिखेंगे विद्यार्थी क्रियाओं में। तो यहाँ पर स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि भूमध्य रेखीय प्रदेश की जलवायु नम व गर्म है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, अतः यहाँ जनसंख्या कम पाई जाती है। यहाँ के लोग लकड़ी तथा घास के घर बनाते हैं तथा भोजन के लिए मांस पर आश्रित रहते हैं। ये लोग कोको, मक्का, काफ़ी की खेती भी करते हैं। और यहाँ लिखेंगे कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर ये बिल्कुल अंतिम शिक्षण बिंदु है कि भूमध्य रेखीय प्रदेश की जनजातियाँ, यानी कि इन प्रदेशों में कौन कौन सी जनजातियाँ रहती हैं। तो प्रश्न देखिए यहाँ पर पूछेंगे कि मलाया में भूमध्य रेखीय आदिवासी जनजाति को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ विद्यार्थी संभावित उत्तर देंगे अपने पूर्व ज्ञान के अनुसार। तो फिर से यहाँ पे स्पष्टीकरण दिया जाएगा कि भूमध्य रेखीय प्रदेश में कुछ आदिवासी जनजातियाँ पाई जाती हैं। अमेजन घाटी में यहाँ पर कुछ होगा, कुछ आदिवासी जनजातियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि अमेजन घाटी में बोरो, जायरे घाटी में पिग्मी तथा मलाया में सेमांग कहा जाता है। ये काले रंग के होते हैं, नाक चपटी होती है, होंठ मोटे होते हैं, कद छोटा होता है तथा बाल घुंघराले होते हैं। तो इनके बारे में वहाँ की जलवायु के अनुसार किस प्रकार का उनकी शारीरिक बनावट होती है उसके बारे में बताया गया है। और यहाँ लिखेंगे कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, जैसा कि प्रत्येक स्पष्टीकरण के साथ में लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए शिक्षण बिंदु, सारे शिक्षण बिंदु कंप्लीट हो गए हैं। अब अंतिम में बहुत प्रश्न की हेडिंग, तो यहाँ पर फिर से 2 कॉलम बनाए जाएंगे, छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। पहला प्रश्न देखिए यहाँ पूछा गया है कि भूमध्य रेखीय प्रदेश में किसकी खेती होती है। तो यहाँ लिखेंगे कि भूमध्य रेखीय प्रदेश में कोको, मक्का, काफ़ी की खेती होती है। दूसरा है कि अमेजन घाटी की जनजाति का नाम बताइए। तो अमेजन घाटी की जनजाति में बोरो जनजाति रहती है। इसके बाद निरीक्षण कार्य की हेडिंग देंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि छात्र अध्यापक छात्रों को शामपट सारांश, यानी कि जो बोध प्रश्न है इनको ही शामपट सारांश कहते हैं। तो शामपट सारांश कक्षा में लिखने का निर्देश देकर कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न में लिखेंगे कि भूमध्य रेखीय प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। अब एक बात याद कर लीजिए कि जो पुनरावृत्ति प्रश्न होते हैं ये सिर्फ मौखिक रूप से पूछे जाएंगे, इसीलिए इसमें उत्तर का कॉलम नहीं बनाएंगे। तो सिर्फ यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे और कक्षा में इन्हीं प्रश्नों को छात्रों से या छात्राओं से पूछकर मौखिक में उत्तर लिया जाएगा। तो दूसरा प्रश्न देखिए कि जायरे घाटी में कौन सी जनजाति पाई जाती है। और ये जो प्रश्न होते हैं पुनरावृत्ति के, ये जो पाठ योजना पढ़ाई जाती है उसी के मुख्य बिंदुओं से संबंधित बनाए जाते हैं। अब तीसरा प्रश्न देखिए कि भूमध्य रेखीय प्रदेश में आदिवासी जनजातियों की शारीरिक बनावट किस प्रकार होती है। तो जैसा कि सबसे अंतिम बिंदु यही था कि उनकी शारीरिक बनावट किस प्रकार होती है, कद छोटा होता है, होंठ मोटे होते हैं, इसी प्रकार से विद्यार्थी बताएंगे। और अंतिम जो सबसे है गृह कार्य, तो इसमें लिखेंगे कि कल सभी छात्र विश्व के मानचित्र पर भूमध्य रेखीय प्रदेश को अंकित करके लाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर पाठ योजना हमारी कंप्लीट होती है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को हमारे दोस्तों लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि हमारे चैनल के माध्यम से अलग अलग विषयों की बहुत सारी पाठ्य योजनाएं उपलब्ध हैं हमारे चैनल पर, जिनके माध्यम से उनको सहायता मिल सकती है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।